अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा मैच जीत लिया, पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 82 रन की नॉट आउट पारी खेली। 31 रन पर 4 विकेट खो चुकी टीम इंडिया को उन्होंने संभाला। हार्दिक के साथ उन्होंने 113 रन की पार्टनरशिप की। आखिरी ओवर में जब 16 रन चाहिए थे, तब कोहली ने ही नो बॉल पर 6 लगाकर टीम को जीत की जानिब मोड़ा। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिटेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क वन वेब के 36 सैटेलाइट्स हफ्ते और इतवार की देर रात 12:07 पर लॉन्च कर दिए। ये सभी सैटेलाइट सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 के जरिए लॉन्च किए गए। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में कामयाबी के साथ एस्टैब्लिश कर दिया गया। इसरो ने इसकी तस्दीक की है। ये सैटेलाइट ब्रिटेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क वन वेब के हैं। ये इसरो की पूरी तरह कमर्शियल मिशन है। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से की गई। इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए वन वेब के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये जानकारी NSIL के चेयरमैन और MD राधाकृष्णन ने दी। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन सेंटर से की गई। GSLV Mk3 रॉकेट की लंबाई 43.5 मीटर है। 5,796 किलो के भारी पेलोड ले जाने वाला ये पहला हिंदुस्तानी रॉकेट बन गया। ये 8,000 किलो के सैटेलाइट्स का वजन उठा सकता है। इसरो ने कहा कि NSIL के लिए LVM-3M2 पहला कमर्शियल मिशन है। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. P3 tracking. P1 tracking. Off normal. भव्य उत्थापन LVM-3 वन वेब इंडिया 1 मिशन का। Normal lift-off and an enchantingly beautiful sight of the twin S-200 boosters burning, saluted against the night sky. मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ S-200 बूस्टर्स Performance normal. और S-200 स्टेज के बूस्टर्स पृथक कर दिए गए हैं। The twin S-200 boosters have been separated from the ongoing launch vehicle, L-110 core stage currently thrusting. Payload fairing separated. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Fluke guidance initiated. अभियान Plus 3 minutes. 127 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। कर्नाटक के वजीर वी सोमात्रा का एक खातून को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। ये वाकया हंगला गांव में हफ्ते को एक प्रोग्राम में हुआ, जहां वजीर लोगों को लैंड टाइटल्स यानी जमीन के पेपर देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक खातून वजीर के पास कुछ शिकायत लेकर पहुंची थी। वजीर ने जैसे ही खातून की बात सुनी और उसे थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन खातून ने थप्पड़ की मुखालिफत करने के बजाय या एहतजाज करने के बजाय वजीर के पैर छुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने दावा किया कि वजीर ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि उसे दिलासा दिया था। खातून ने बयान में कहा कि वो एक गरीब खानदान से और उसने वजीर से ज़मीन देकर उसकी मदद करने की अपील की थी। उन्होंने हमें ज़मीन दे दी है और हमारा कर्जा भी चुकाया। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि बाद में वजीर ने खातून से माफ़ी भी मांगी। उत्तर प्रदेश में चोरी के शक में एक मासूम बच्चे को खंबे से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। 4 लोगों ने 10 साल के बच्चे के हाथ पैर खंबे से बांधे और 3 घंटे तक उसकी पिटाई की। इस दौरान जब बच्चे ने पानी मांगा तो मुलजिमीन ने उसके मुंह में मिर्च ठोंस दी। यह मामला आजमगढ़ के बरदा इलाके के हदीसा गांव का बताया जा रहा है। पिटाई करने वालों को शक था कि बच्चे ने मोबाइल चोरी किया है। बच्चे के वालिद ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद सेक्शन 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत FIR दर्ज हुई और पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। ये खानदान इस बच्चे का घर पर था। गांव में बच्चे की पिटाई होती रही। बरदा इलाके के हदीसा गांव के रहने वाले रामकृष्ण ने पुलिस तहरीर दी है। इसमें कहा गया है कि 4 दिन पहले गांव के रामासरे राम, संजय राम, सुरेंद्र राम और विजय राम ने उनके बच्चे पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया था। वालिद रामकेश के मुताबिक मुलजिम पहले उनके बेटे को खोजते हुए घर आए। गांव में किसी के लिए पूछना
एक कॉमन बात है, इसलिए खानदान का ध्यान नहीं गया। जिस वक्त बच्चे की पिटाई हो रही थी, गांव के किसी शख्स ने उनके घर आकर बताया भी नहीं। काफ़ी देर बाद उन्हें गांव में निकलने पर यह बात पता चली, तब जाकर उन्होंने अपने बेटे को छुड़ाया। वालिद ने बताया कि उनका बच्चा उस वक्त खेल रहा था, चारों मुलजिमीन ने उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया और लगभग 3 घंटे तक पिटाई की। तमाशा देख रहे लोगों में से किसी ने भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उसकी इतनी पिटाई की गई कि मासूम के कान से भी खून निकलना शुरू हो गया था। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि सोशल मीडिया से पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली। जिले के एसपी अनुराग आर्या को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने इंचार्ज को वहां पे फटका लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के अहकाम दिए। इसके बाद सुरेंद्र पुत्र श्रीराम, संजय पुत्र रामबली और विजय पुत्र ननहोकू इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बच्चे की पिटाई के वक्त जो आसपास लोग खड़े थे उनके खिलाफ भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि कोई भी ताकत उनकी भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती। इस यात्रा का मकसद मुल्क की एकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करना और हिंदुस्तान को मुत्तहिद करना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और RSS पर हिंदुस्तान में नफरत को फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये दोनों अवाम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये यात्रा BJP और RSS के नज़रियात, तशद्दुद और नफरत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और बेरोजगारी के मसाइल को उजागर किया जाएगा। आज 2 हिंदुस्तान है, एक मुंतखब अफराद यानी अमीरों का और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों, किसानों और मजदूरों का है। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें तमाम को इंसाफ मिल सके। राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी यात्रा के दाखिल होने पर नारायणपेट जिले के मक्थल हल्के में खिताब किया। तेलंगाना में यात्रा के दाखिल होने पर तेलंगाना कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मक्थल में यात्रा के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना हुए, जहां से वो कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली रवाना हुए ताकि रोशनियों के त्योहार दिवाली मनाया जा सके और कांग्रेस के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जायजा लेने की तकरीब में शिरकत की जा सके। राहुल गांधी की यात्रा के तेलंगाना में दाखिल होने के मौके पर सदर PCC रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मनिकम टैगोर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यात्रा के कोऑर्डिनेटर उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना में दाखिल होने के बाद कर्नाटका PCC के सदर शिव कुमार ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को कौमी परचम सौंपा। राहुल गांधी की पदयात्रा अब तक 4 रियासतों में मुकम्मल हो चुकी है। राहुल गांधी को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा थी। उनकी यात्रा पर काफ़ी बेहतर अवामी रद्दअमल देखा गया, जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी ने इतवार के बाद 3 दिन का वक्फा लिया है। रियासत में राहुल की यात्रा जारी रहेगी। 12 दिनों में तेलंगाना में 12 रोज ये यात्रा रहेगी। 375 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा और 7 लोकसभा और 17 असेंबली हलकों का अहाता किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा 31 अक्टूबर को शमशाबाद के रास्ते हैदराबाद में दाखिल होगी। यकूम और 2 नवंबर को वो कुकटपल्ली और BHL के रास्ते संगारेड्डी जिले जाएंगे। राहुल गांधी हर दिन तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे और आवाम से मुलाकात करेंगे। वो दानिश्वरों के साथ साथ मुख्तलिफ ज़ातों, तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात, सियासतदानों, खिलाड़ियों, ताजिरों और फिल्मी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी इस तेलुगु रियासत में इबादत गाहों में भी जाएंगे और बैन अकायद के इज्तिमात में भी हिस्सा लेंगे। उनकी इस यात्रा का आगाज 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुआ था। उन्होंने केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में अपनी यात्रा पूरी कर ली है और अब वो तेलंगाना में यात्रा पर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस ने मक्तल के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद की थी। उठे मुश्किल भरे मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले।
करना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और अब 3 दिन बाद ये यात्रा तेलंगाना कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पार्टी के नवमुंतखब लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के सदर बनने के लिए मुनक़िद तकरीब में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के महकमे मौसलात के सरबराह जयराम रमेश ने आज ये मालूमात देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी और राहुल गांधी अपनी इन मसरूफियात को पूरा करके 27 अक्टूबर से दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। मरकजी वजारत दाखिला ने गांधी खानदान से वाबस्ता 2 गैर सरकारी तंजीमों राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA लाइसेंस मनसूख कर दिया। दोनों इदारों की सरबराह सोनिया गांधी है और अब इन दोनों तंजीमों को गैर मुल्की फंड्स हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। एक हवाले के जरिए रिपोर्ट दी गई है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लाइसेंस गैर मुल्की फंडिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी की पादाश में मनसूख किए गए। वजारत दाखिला ने इसकी तहकीकात के लिए साल 2020 में एक कमेटी तश्कील दी थी। ये फैसला उसी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया। ख्याल रहे कि कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, जबकि दीगर ट्रस्टियों में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, साबिक वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी शामिल हैं। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी है, जबकि इसके ट्रस्टियों में राहुल गांधी, अशोल गांगुली, बंसी मेहता और दीप जोशी शामिल है। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट साल 2020 में तहकीकात के दायरे में आए थे। तब वजारत दाखिला ने गांधी खानदान से जुड़ी कुल 3 NGOs की तहकीकात के लिए एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सरबराही में एक बैन वजारती कमेटी तश्कील दी थी। उन पर FCRA की मुश्तबा खिलाफ वर्जियों समेत इनकम टैक्स रिटर्न्स में जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया था। ख्याल रहे कि राजीव गांधी फाउंडेशन 1991 में कायम किया गया था, जबकि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट 2002 में कायम हुआ था। साल 2020 में बीजेपी सदर JP नड्डा ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि इन इदारों ने चीन से ऐसे फंड्स लिए हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस मनसूखी को मरकज की मोदी हुकूमत की सियासी बदनीयती की अलामत करार दिया। सिर्फ सियासी वजूहात की बिना पर इन इदारों पर हमला करके गांधी खानदान को बदनाम करने की एक और कोशिश करार दिया। अशोक गहलोत ने आज इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की बददयानती से मोदी हुकूमत अवाम की नज़रों में खुद को बेनकाब कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के इस लाइसेंस की मनसूखी मोदी हुकूमत की सियासी बदनीयती की अलामत है। ये दोनों इदारे ज़लज़ला, सुनामी, कोविड समेत हर आफत में मुतासरीन की मदद करने की तारीख रखते हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन यतीमों, ख़वातीन और माजूरों की खिदमत के लिए काम करती है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और बसारा से महरूम अफराद की खिदमत करने का काम कर रहा है। हालांकि बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इन लाइसेंस की मनसूखी का दिफा किया और कहा कि गांधी खानदान करप्शन में मुलविस है। हम सब ने देखा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर किस प्रकार से बहुत सारे एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में आए थे, बहुत सारे खुलासे हुए थे और 2020 में किस प्रकार MHA ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की भी जो है वो गठन किया था जुलाई 2020 में, जिसमें ED के अफसर, CBI के अफसर मुख्यतः मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के अंतर्गत ये जो गांधी परिवार का NGO है उसके विषय में छानबीन कर रहे थे। आज जब ये खबर आई है कि FCRA के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया गया है गांधी परिवार के इस NGO का, भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता इसका स्वागत करती है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, वैसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक अपने भाषण में भी ये उजागर किया था कि किस प्रकार
ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी है और जिसके ट्रस्टी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं, किस प्रकार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, मगर तीन बार चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की एम्बेसी से आरजीएफ ने डोनेशन लिया था। ये सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने उस समय भी रखा गया था, मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर ईयर 2005 टू 2006 ये राजीव गांधी फाउंडेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं जो डोनर्स लिस्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप जरा सोच के देखिए, यूपीए की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार को रिमोट कंट्रोल से सोनिया जी और राहुल जी कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। रिमोट कंट्रोल की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी है सरकार की, और वहां जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। और किस प्रकार से सोनिया गांधी जी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है उसमें करोड़ों रुपए चीन की सरकार से बतौर डोनेशन सोनिया गांधी ले रही हैं। और केवल चीन की सरकार से ही नहीं, यह डोनेशन एम्बेसी ऑफ चाइना से भी लिया गया था। यह अपने आप में बहुत घृणित विषय है। रह रहकर राहुल गांधी जी ने चीन के ऊपर बहुत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चाइना कांग्रेस के 20वें इजलास के अख्ताम के फौरन बाद शी जिनपिंग को दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया। वो तीसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब हुए। वो मुसलसल तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। जिनपिंग की ज़ेर सदारत इजलास में सीपीसी की 20वीं मरकजी कमेटी के 203 अरकान और 168 मुतबादिल अरकान ने शिरकत की। सेशन में जिनपिंग को सीपीसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी नामजद किया गया। सीपीसी की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की कायम कमेटी के इजलास में मुंतखब होने वाले अरकान में जिनपिंग, ली क्यांग और दीगर शामिल हैं। मुनक़िदा इजलास में सीपीसी की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन का भी इंतखाब किया गया, जिसमें सियासी ब्यूरो की कायमा कमेटी की तरफ से नामजद करदा सीपीसी की मरकजी कमेटी के सेक्रेटेरिएट के अरकान की हिमायत की। इस इजलास में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अरकान को नामजद किया गया। सेशन ने 20वीं CCDI के पहले मुकम्मल इजलास में मुंतखब होने वाले सेंट्रल डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारान को भी मंजूरी दी। जिनपिंग पार्टी के बानी माओ ज़ेतुंग के बाद पहले चीनी रहनुमा हैं जो तीसरी मुद्दत के लिए इस ओहदे पर मुंतखब हुए। चीन में इस ओहदे के लिए मुंतखब होने वाला रहनुमा मुल्क का सदर और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी होता है। गुज़िश्ता शब अफगान हुकाम की जानिब से की गई एक कार्रवाई में दाइश के 6 मुबैना अरकान मारे गए जो एक अफगान तालीमी इदारे पर खुदकश बम हमले की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। रवां साल 30 सितंबर को खुदकश बमबार ने काबुल की एक यूनिवर्सिटी के ख्वातीन के लिए मख्तस स्टडी हॉल में खुद को धमाके से उड़ा लिया था, जब सैकड़ों तालिबात यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए टेस्ट दे रही थी। इस धमाके के नतीजे में दर्जनों हलाकतें हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 56 अफराद जिनमें 46 खवातीन शामिल थी हलाक हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी गिरोह की जानिब से कबूल नहीं की गई, लेकिन अफगान हुकाम का कहना है कि एजुकेशन सेंटर के इस हमले और माजी करीब में अफगानिस्तान में होने वाले दीगर हमलों में दाइश मुलविस है। अफगान हुकूमती तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तालिबान फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब एक ऑपरेशन के नतीजे में दाइश के 6 मुबैना अरकान को हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि दाइश के तमाम दहशतगर्द जो मारे गए हैं अफगानिस्तान में होने वाले कई हमलों जिनमें वजीर अकबर खान मस्जिद और खाज एजुकेशनल सेंटर का हमला शामिल है उसके जिम्मेदार थे। 23 सितंबर को काबुल के साबिक ग्रीन जोन के करीब वजीर अकबर खान मस्जिद के सामने एक कार बम धमाके में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए थे। ये वो इलाका है जहां गुज़िश्ता अगस्त में तालिबान के इख्तिदार पर कब्जा करने से पहले कई सिफारत खाने मौजूद थे। ताहम 23 सितंबर को होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी भी अब तक किसी तंजीम ने कबूल नहीं की थी। अफगानिस्तान में जंग के अख्तिताम और तालिबान की इख्तिदार में वापसी के बाद से काबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके होते रहे हैं। इनमें से मुतअद्दिद धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप की जानिब से कबूल की गई। ये गिरोह अफगानिस्तान के दस्त बरकी इलाके में शदीद हमले करता रहा है। दस्त बरकी का ये इलाका मुल्क में मौजूद शिया हज़ारा बरदरी का गढ़ माना जाता है, जिन्हें दाइश के अरकान अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं।
रूस ने यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों पर नए सिरे से मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बायस हफ्ते के रोज मुल्क भर में फिजाई हमलों के खिलाफ खतरे के अलार्म बजना शुरू हो गए। यूक्रेन के हुक्काम और मीडिया की जानिब से शुमाल मगरबी शहर रेवने और ओडेसा समेत दीगर इलाकों में धमाकों की इत्तला सामने आ रही है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों के वक्त मुल्की दारुल हुकूमत कैफ में फिजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक्टिव था। हुक्काम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की, जिनमें मुबैना तौर पर एक यूक्रेनी लड़ाका तैयारे की जानिब से रूसी मिसाइल को मारते हुए दिखाया गया। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के मुशीर ओलेस्की ने कहा कि कैफ की तरफ फायर किए गए 5 मिसाइलों को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की मदद से रोका गया। कैफ के मेयर वटाली ने भी दारुल हुकूमत पर रूसी हमलों की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि फिजाई हमले का अलार्म बजा दिए गए हैं। उन्होंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि शहरियों से गुजारिश है कि वो फिजाई हमलों से बचने के लिए बनाई गई पनाहगाहों में रहें। सूडान में ज़मीनी तनाज़े के बाद नस्ली तनाज़े में मरने वालों की तादाद 150 से बढ़कर 200 हो गई। तशद्दुद में 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। हौसा बरादरी और वाडुल माही ग्रुप के अरकान के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा था। लड़ाई बढ़ने पर दोनों तरफ से गोलियां चलाई गईं और घरों को आग लगा दी गई। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के जरिए बदगुमानी में मुलविस होने की वजह से नाअहल करार दिए जाने के एक दिन बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुत्तल्लिक़ा लोगों के साथ बैकडोर बातचीत के बारे में पुरउम्मीद नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि हफ्ते के आखिर तक दारुल हुकूमत में उनके तारीखी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। मकामी मीडिया के मुताबिक हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने तोशाखाना मामले में ACP के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त पर उसी दिन समाअत करने की इस्तदा की। ताहम ISC के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार की जानिब से उठाए गए एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर पीर को गौर किया जाएगा। आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि मेरी जितनी भी जिंदगी है वो इन चोरों का मुकाबला करने के लिए। मैं इसको सियासत नहीं समझता, मैं इसको जहाद समझता हूं। ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं अपने सारे आज प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, मैं आप सबको आज पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं कहता हूं कि अब आप प्रोटेस्ट खत्म कर दें। आज अब प्रोटेस्ट अब खत्म कर दें, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम मुश्किल में हो। लेकिन आप सब तैयारी करें। मैंने कहा था महीने के एंड में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं पूरी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च पे खत्म नहीं होगा, ये मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। आप सबके सामने वादा करता हूं कि मेरी जितनी भी जिंदगी है वो इन चोरों का मुकाबला करने के लिए। मैं इसको सियासत नहीं समझता, मैं इसको जहाद समझता हूं। ये सऊदी क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने यानी नवंबर में हिंदुस्तान आएंगे। इस दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने उन्हें हिंदुस्तान आने की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। पीएम मोदी ने सितंबर महीने में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए सऊदी क्राउन प्रिंस को इन्विटेशन भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस 14 नवंबर की सुबह हिंदुस्तान पहुंचेंगे। यहाँ वो पीएम से मुलाकात करेंगे। सऊदी प्रिंस का ये दौरा एक ही दिन का है। अगले दिन सलमान इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 समिट में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे। उनकी इस दौरे को ऑयल प्रोडक्शन में कटौती के फैसले के बाद को लेकर काफ़ी अहमियत दी गई थी। अब्दुल अजीज बिन सलमान ने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात करते हुए बाहमी ताल्लुकात के सिलसिले में बातचीत की थी। मीरठ में जिस मेडिकल तालिबा को बरसरेआम छेड़छाड़ की मुखालिफत करने पर साथी तालिब इल्म ने थप्पड़ मारा था, उसने
सभारती मेडिकल कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद संगीन हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गई। छेड़छाड़ की शिकार होने वाली तालिबा का नाम वानिया शेख है, जो तकरीबन 48 घंटे तक जिंदगी और मौत के दरमियान झूलती रही। मुलजिम तालिब इल्म सिद्धांत पनवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये मामला अब सुर्खियों में आ गया है और उत्तर प्रदेश में खवातीन की हालत पर सवाल भी उठने लगे हैं। वाज़ेह है कि चारशंबे के रोज उत्तर प्रदेश के मीरठ में वाक़ सभारती मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ से परेशान एक मेडिकल तालिबानी मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल पर चढ़कर छलांग लगा दी थी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां 48 घंटे के बाद जुमे की शाम तालिबा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में महलूका के एक साथी तालिब इल्म को गिरफ्तार किया। हालांकि कॉलेज इंतजामिया इस मामले को एक मामूली बात ठहराकर दबाने की कोशिश कर रहा है। कॉलेज इंतजामिया की बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि मुलजिम तालिब इल्म के खिलाफ शिकायत मिलने के बावजूद कॉलेज ने ना तो कोई संजीदगी दिखाई और ना ही कोई कार्रवाई की। मीरठ के लसाड़ी गेट थाने के रशीद नगर की रहने वाली 22 साल वानिया सभारती मेडिकल कॉलेज में BDS सेकेंड ईयर की तालिबा थी। वानिया चारशंबे को मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। उसके बाद वो लाइब्रेरी की चौथी मंजिल पर चली गई और अचानक वहां से छलांग लगा दी। कॉलेज अहाते में मौजूद तुलबा और तालिबात ने इसको आवाज देकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मानी और तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गई। इस वाक़े के बाद वानिया के घर वालों को मामले की इत्तला दी गई और फौरी तौर पर वानिया को सभारती मेडिकल कॉलेज के ICU में दाखिल करवाया गया। 2 दिन तक चले इलाज के बाद जुम्मे की शाम को वानिया की मौत हो गई। मौत के बाद लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वानिया की रीढ़ की हड्डी टूटने की बात का पता चला और सर में भी खून के थुक्के जमा हो गए थे। वानिया के चौथी मंजिल से कूदने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह महज 2 सेकंड की वीडियो है, जिसमें वानिया चौथी मंजिल से कूदती हुई नजर आ रही है और नीचे मौजूद लोग चीख रहे हैं। जो मुलजिम है वो हरिद्वार का रहने वाला सिद्धांत पनवार है। गुज़िश्ता कुछ महीनों से वानिया को परेशान कर रहा था, कई बार उसके साथ छेड़छाड़ भी की। इन सबसे परेशान वानिया की कई बार उससे कहासुनी भी हुई। वानिया ने इस बात की शिकायत कॉलेज इंतजामिया से भी कई बार की, लेकिन उसकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया गया। सिद्धांत वानिया का इस्तेसाल कर रहा था और कॉलेज इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठा था। महलूका के वालिद असद समी ने इल्जाम लगाया कि वानिया का साथी तालिब इल्म सिद्धांत गुज़िश्ता 10 दिनों से लगातार उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। वालिद के मुताबिक चारशंबे को सिद्धांत ने वानिया को सबके सामने क्लास में गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिस पर वानिया ने एतराज जाहिर किया। इस एतराज पर सिद्धांत ने सभी के सामने उसे थप्पड़ मारा। सिद्धांत से परेशान होकर वानिया ने छत से छलांग लगा दी। दिवाली पर एक तरफ लोग अपने घरों को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हादसात की खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं। ऐसे ही हौलनाक हादसे का मामला उत्तर प्रदेश के सैफई में पेश आया, जहां गोरखपुर से अजमेर जा रही लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसा हफ्ते की देर रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। 45 से ज्यादा मुसाफिरों से भरी स्लीपर बस लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 103 और 104 के दरमियान थी कि अचानक रेत से लदे डंपर का टायर फट गया, जिसके बाद निजी स्लीपर बस पीछे से सीधे डंपर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक बच्ची समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। बस में सवार तकरीबन 42 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें तकरीबन 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को बाहर निकालकर सैफई के मीना PGI में दाखिल कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पटना में इतवार की सुबह एक नाव गंगा नदी में पलट गई। नाव पर 21 लोग सवार थे। इनमें से 15 लोगों को मकामी गोताखोरों की मदद से महफूज निकाल लिया गया, जबकि 6 लोग लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। हादसा दीघा में पिलर नंबर 10 के पास हुआ। हादसे की तलाश SGRF टीम को दी गई। टीम उनकी तलाश कर रही है। मकामी शख्स विनय कुमार ने बताया कि छठ पूजा के लिए घाट की सफाई वो कर रहे थे। बोट पुल के पिलर से टकराई, उनके सामने ही पूरी बोट नदी में समा गई। इसके बाद वो अपनी नाव लेकर नदी में उतरे। पीछे से 2 नाव और आ रही थी। हम सभी ने डूब रहे लोगों को बांस और लाइफ जैकेट के सहारे बाहर निकाला। ये सुबह इन्होंने बताया कि वाकया सुबह 7 बजे पेश आया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।